मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस बीजेपी के दावे। सीएम गहलोत का दावा 2023 में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने। ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने आपने कहा अब कार्यकर्ता कामयाब होंगे। सचिन पायलट बोले 2013 में जीतेंगे चुनाव। राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे। पीसीसी चीफ बोले 2013 में भारी बहुमत के साथ दोबारा जीतेगी कांग्रेस। 2023 में पुणे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। इन सब संकल्पों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सतीश पूनिया का दावा 2023 में कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, बीजेपी जीतेगी। राजस्थान में 1993 से सरकार बदलने का ट्रेंड। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी को मिलती रही है कामयाबी। इस बार कांग्रेस को ट्रेंड बदलने का भरोसा। बदलेगी परंपरा बदलाव की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सरकार के आधे कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही इस बार अगले चुनाव पर फोकस, अगले चुनाव की चर्चा और अगले चुनाव को लेकर दावों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के बड़े चेहरे बार बार ये दोहरा रहे हैं कि 2023 में 30 साल से चली आ रही परिपाटी बदलेगी, यानी सत्ता एक बार भाजपा के पास, एक बार कांग्रेस के पास जाने का जो सिलसिला था वो टूटेगा। वहीं भाजपा कहती है कि 2023 में तो वापस आएंगे ही, अब 2028 में भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगेगी। राजनीतिक दल विपक्षियों पर दबाव बनाने के लिए ये सब करते ही हैं, लेकिन इस बात पर भी तवज्जो होनी चाहिए कि दोनों ही पार्टियों के अंदरूनी हालात पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अशोक गहलोत की सूझबूझ ना होती तो चुनाव को 2023 तक टाला जाना मुश्किल था। विश्लेषकों का एक तबका भाजपा के लिए कहता है कि 2023 को लेकर निश्चिंतता जो पार्टी की है वो भी सवालिया निशान लिए हुए हैं, ये कहकर कि हालात 2003 या 2013 जैसे नहीं है। तो आज प्राइम डिबेट में इन प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक माहौल के इस पहलू पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि क्या पहले से कुछ अलग होंगे 2023 के चुनाव। परिपाटी बदलने के दावे क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त की कोशिश है, और 2023 को लेकर कांग्रेस की चुनौतियां क्या हैं। साथ ही सवाल ये कि भाजपा के लिए सबक क्या है जो 2023 में उसको वापस सत्ता में ला सकते हैं। अमित गोयल साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार ब्लॉगर एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी, 2023 के जो चुनाव हैं वो 13 से कैसे अलग होंगे, कैसे आप निश्चिंत हैं कि ये 3 दशक जो पुरानी परंपरा है ये अब की बार टूट जाएगी? परंपरा टूटेगी इसलिए क्योंकि अब की बार जननायक ने जो सामाजिक और काम, सरकार नहीं चला रहे तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था हो, सस्ती शिक्षा मिले, सस्ती चिकित्सा मिले, उसको घर बैठे अनाज मिले। जब हम उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार चला रहे हैं, ये जीत हार की बात नहीं है जेपी साहब। राजस्थान पहला राज्य है जहां हम जनता को गांव में उनकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। राजस्थान के जननायक ने फ्री दवा, फ्री चिकित्सा की जांचें और 850 रुपए में 5 लाख रुपए का बीमा। उद्योग नीति राजस्थान के जननायक ने कहा है 3 साल तक हम कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, आपको बिजली में छूट मिलेगी, आपको पानी में छूट मिलेगी, किसी प्रकार का हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। राजस्थान में जनता उद्योग नीति से भी खुश है, शिक्षा के नीति से भी खुश है। राजस्थान के जननायक ने पहली बार 75 साल में गांव और ढाणी का हाथ बच्चा
कैसे कबूतर की जगह कैसे कंप्यूटर सीखे। हमने राजस्थान में लगभग 350 सरकारी स्कूल खोले हैं कुल मिलाकर दो बातें हैं तिवारी जी, और प्री प्राइमरी आपकी बात का संक्षिप्तीकरण करें तो दो बातें हैं। पहली बात मुख्यमंत्री जी का चेहरा, आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात सुशासन, गुड गवर्नेंस जो ये सरकार दे रही है, ये दो चीजें होंगी जो 2023 में पुनरावृत्ति करेंगी सरकार की, यही मतलब है ना। अमित गोयल साहब, आपके पास क्या है, किस आधार पर दावा करते हैं आपके 23 में तो इनको जाना ही पड़ेगा और फिर कभी आने भी नहीं देंगे वापस? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है जेपी जी, किसी भी पार्टी के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। एक है नेतृत्व, दूसरी है नीति और तीसरा है नियोजन। नेतृत्व आज की तारीख में पूरे देश में, अगर देश की बात नहीं है वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। एक मिनट, अरे एक मिनट, ये शांति सुनो, आप डिबेट को पहले टाइम में बाधित करोगे तो फिर बोलिए। ये हम तो कहते ही हैं, हमारे अलावा आप बात करें तो प्रशांत किशोर जो देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों की रणनीति कर रहे हैं, उन्होंने अभी रिसेंट कहा है नेतृत्व की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दशकों तक रहेगा और नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा नेता कोई देश में भी है नहीं। ये तो है प्रशांत किशोर जो हमारे विरोधियों के रणनीति कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ऐसे कैसे सेम उमर अब्दुल्ला ने कहा, अरे एक मिनट सुनिए, चुप करिए ना एक बार, फिर आप अपनी बात बोले ना। तिवारी जी सुनिए, हाँ बोलिए मुझे। मैं कह रहा हूं ऐसी की ऐसी बात उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा की सुनामी है, वो तालाब में उठने वाली लहर नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति गैर होने के बाद तिवारी जी कमाल कर रहे हैं। तिवारी जी एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुनिए तो चिल्लाते क्यों यार? जो आपको बात लगती है बोलिएगा अपनी बात। हाँ बोलिए। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, अपने रिटायरमेंट होने के बाद एक किताब लिखी उन्होंने, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उनमें मोदी जी के नेतृत्व को लेकर भूरी प्रशंसा की। हमारे पास पहले की है कि मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व हमारे पास में, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पूरे देश में। दूसरी बात ऐसा नहीं चला जी, आपने 3 बिंदु उठाए हैं तो आपने सर मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं, अगर आप भी टोकेंगे ये भी टोकेंगे तो मैं क्या बोलूंगा बताइए। एक बिंदु को आप इतना एलेबोरेट करेंगे तो 4 डिबेट तो इसकी, इन 3 बिंदुओं को क्लियर करने सर मैं तो बोलने का मौका ही कहां दिया, आप बोले तो यही बोलते रहे बीच बीच में। नेतृत्व की बात आपकी समझ में आ गई, आगे बोलिए। चमत्कारिक नेतृत्व हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का है। दूसरी बात है नीति, हमारी एक राष्ट्रीय नीति है। एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए सरकार जो चिंता कर रही है, राजस्थान देश के किसान की, देश के नौजवान की, देश की महिलाओं की, उसी चिंता मोदी जी की सरकार कर रही है। हमारे पास दूसरी नीति। तीसरी नियोजन, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ता का, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता का, मंडल के कार्यकर्ता का नियोजन करता है। तो नेतृत्व, नीति और नियोजन तीनों बीजेपी के पास है। ये तो बीजेपी का मजबूत पक्ष। दूसरा, हमारे विरोधी की बात भी हम करेंगे। आज की तारीख में आप ये देखिए, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, 2023 में से राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं कि पिछले 3 साल में राजस्थान की जो उपलब्धि हमारे मित्र तिवारी जी ने बताई है, आप ये बताइए जिन वादों पे सरकार बन के आई थी, क्या वो वादे पूरे हुए? आपको पता है, मैं वादों का अगर उदाहरण दूंगा, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, तो आपके सामने उन्होंने कहा था बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, तो 9 बार में 2 रुपए 92 पैसे इन्होंने एक करके बढ़ाए। अरे तिवारी जी आप कमाल कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ना, आपने जब बोला तो इन्होंने सुना ना, आपने क्या क्या किया, एक बार सुन लीजिए। आप बोलिए। 9 बार में 2 रुपए 92 पैसे इन्होंने एक करके बढ़ाए। राजस्थान के अंदर 6000 करोड़ रुपए निकाल लिए। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए तो राजस्थान के अंदर हुए। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा महिला अपराध राजस्थान में, सबसे दलित अपराध राजस्थान में, और सबसे बड़ी ज्यादा भी देखिए 3 साल से इनकी जो आपसी कुश्ती थी, उस कुश्ती का परिणाम राजस्थान जनता ने भुगता। और अब ये मंत्रिमंडल बनने के बाद, एक सेकंड, मंत्रिमंडल बनने के बाद में अशोक गहलोत जी के इशारे पर रामकेश मीणा जी ने पहला हमला सचिन पायलट के ऊपर किया। तो मेरा कहना है कि हमारी ताकत और हमारे विरोधी पक्ष की नाकामी, वो सारी चीजें समीकरण बता रहे हैं कि निश्चित रूप से 2023 के अंदर भारी बहुमत से हम आएंगे। और अशोक गहलोत जी का जो पूर्व रिकॉर्ड है, 1 बार 23 और 1 बार 56, वो भी आपके सामने है। ठीक है, अब मुझे RR तिवारी सवाल कर लेने दीजिए। तिवारी जी, व्यथित मत होइए अमित गोयल के जो वक्तव्य है उससे, आप भी इस तरह के देंगे उनके लिए, देते रहें। मेरी बात सुनिए। अब 2 बातें आपने कही, पहली जननायक की छवि, दूसरी बात आपने कहा सुशासन। तो पहले छवि की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। अब मैं जो साथ में पैनलिस्ट हैं उदय शाकोदिया जी और SV मित्तल साहब हैं, उनसे भी बात करूंगा कि क्या भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2023 का चुनाव राजस्थान में लड़ने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, क्या निर्विवाद रूप से अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ने देगी आपकी पार्टी में जो अंदर ही दूसरी इकाई, दूसरा धड़ा जो काम कर रहा है RR तिवारी साहब? सवाल यहाँ इसीलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो यह सवाल इसीलिए पैदा हुआ है कि पिछले 4 दिन में जब उस विवाद का पटाक्षेप नजर आ रहा था, उसी वक्त 2023 की बात छेड़ करके और ये बताया गया है कि 2023 में स्थितियां ऐसा नहीं है कि एक तरफा चलेंगी या सब कुछ समाप्त हो गया है, सारी चीजें ठीक ठाक हो गई, अब शांति है।
बोलिए तिवारी जी। सवाल ये कि 2023 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है, उसमें लोकल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का साथी बता नहीं सका। ठीक है, आप अपनी बात करिए। अभी मैं फिर कह रहा हूं, हम जनता के बीच सुशासन की जो हमारा संकल्प है जननायक का, उसको लेकर के जा रहे हैं। सुशासन की तो बात ही नहीं पचपदरा में हजारों करोड़ का जो हमने एमओयू किया था, वहां पर रिफाइनरी लगा रहे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 15 नवंबर 2021 को दुबई में जो एक्सपो लगा, राजस्थान 20,000 करोड़ का लेकर के। तिवारी जी सुन लीजिए आप एक मिनट। अमित गोयल साहब, ये बात जो मैंने कही वो सही कही। नरेंद्र मोदी के चेहरे का, उनके नेतृत्व का, उनकी नीतियों का, और उन्होंने जो नियोजन किया है उसी का हवाला दिया आपने। यानी हमारे देश में, हमारे पास में मोदी जी का मजबूत चेहरा है। हाँ। जिसकी नीति से आज पूरे देश के अंदर, अरे देश आप सुनिए ना, इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। सुनिए एक मिनट, सुनिए, काम की बात करने दीजिए ना आप फालतू। सुनिए मेरी बात सुनिए। अवधेश आकोदिया जी एक मिनट सुनिए। अमित गोयल साहब एक मिनट सुनिए। जितना संकट अवधेश आकोदिया कांग्रेस के सामने यहाँ जो 2 उपलब्ध चेहरे हैं उनकी आपस की कशमकश का है, उतना ही संकट क्या भारतीय जनता पार्टी में फ्रेश क्राइसिस जिसको लोग कहते हैं। अमित गोयल कहेंगे कि हमारी पार्टी में बहुत सारे फेस हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे हैं। अवधेश आकोदिया जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है राजस्थान में चुनाव लड़ने की पिछले कई चुनावों से, तो उन्होंने एक स्पष्ट चेहरा घोषित किया है, उसकी लीडरशिप में चुनाव हुए हैं। अब तक जो बात कही जा रही है पिछले 3 साल से, उसमें लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा अमित गोयल जी ने भी कहा कि हमारे पास मोदी जी का चेहरा है, कमल के फूल का निशान है, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी 2023 आते आते कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा मोदी जी का चेहरा और कलेक्टिव लीडरशिप, उसमें आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो उम्मीदवार जीत जाएगा और आपको बहुमत मिल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो भाजपा आसानी से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन पिछले दिनों में एक जो नैरेटिव बना है, एक इस तरह का परसेप्शन तो लोगों के बीच में है कि इस बार ऐसा मौका हो सकता है कि सरकार शायद रिपीट हो जाए। हालांकि ये परसेप्शन कांग्रेस की तरफ से ही बनाया गया है। और दो बड़ी घटनाओं के बावजूद बनाया गया है जिसमें कांग्रेस की खींचतान और जो गुटबाजी है वो अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंची, बात बगावत तक चली गई, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। उसके बावजूद भी ये परसेप्शन है, लोगों में बातचीत है, भले ही ये कांग्रेस की तरफ से इस नैरेटिव को फैलाया गया हो, लेकिन बातचीत है। और एक और इसमें मजेदार बात है, जब से मोदी और शाह ने भाजपा की कमान संभाली है, आमतौर पर सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, लेकिन इस बार राजस्थान में 2023 के चुनाव की बात कांग्रेस की तरफ से पहले की जा रही है। ऐसा कांग्रेस ने किसी भी राज्य में कभी भी नहीं किया है। लेकिन इसमें उदय जी सिग्निफिकेंट बात मुझे यह भी लगती है कि कांग्रेस में कुल मिलाकर जो 2-3 बड़े चेहरे ऐसे बचे हैं जो रणनीति के मामले पे बहुत आगे माने जाते हैं, उनमें से एक अशोक गहलोत हैं। तो अपने राज्य में इस बात को लेकर के एडवांस होंगे ही होंगे। मित्तल साहब, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चेहरे की जो बात है, कोविड की शायद पहली लहर जो थी और पहला लॉकडाउन था, उससे पहले भाजपा को बहुत ज़्यादा बुरी खबरें नहीं सुननी पड़ी, लेकिन उसके बाद कोविड के में मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें आई, उनको लेकर सही गलत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन परसेप्शन लोगों में जो बनाया गया जो भी था, फिर पश्चिम बंगाल की हार, फिर किसानों के मामले में सरकार का अब पीछे हटना, फिर महंगाई की बात, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, आज भी कुछ खबर आ रही है कि स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज है उसमें से पेट्रोल डीजल लेकर के और सस्ता किया जाएगा। इन सब चीज़ों से पहले लगातार नए नए राज्य भाजपा के खाते में जुड़ते जा रहे थे, भगवा रंग फैलता जा रहा था, उसके बाद सिकुड़ने का सिमटने का दौर शुरू हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी तो 2 साल बाद की बात है, नरेंद्र मोदी हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा आए देश में, अचानक से कोई बदलाव आए और फिर से उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकीला साबित हो, लेकिन अभी ये सोच करके बैठ जाना और ये इंतजार करना कि नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करेंगे और चुनाव में श्री कृष्ण की भूमिका वो निभाएंगे, अर्जुन चाहे कोई भी हो, मित्तल साहब ये आश्वस्त करने वाला है क्या? देखिए, अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करें, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं भारत की राजनीति के, मुझे लगता है उन सब में आगे जो चेहरा हमको नजर आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है। बाकी हम देख रहे हैं कि इन दिनों के अंदर क्षेत्रीय दल जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता है वो नरेंद्र मोदी एक सामने नजर आते हैं। मैं राजस्थान के संदर्भ में आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट वही है,
जो अभी सचिन पायलट साहब ने और अशोक गहलोत साहब ने जो बात कहा कि 2023 के अंदर सरकार रिपीट करेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तब हमने ये देखा इस बात को लेकर कि 2 उपचुनाव हुए थे 8-9 महीने पहले, जनवरी 2018 के अंदर। दोनों लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया वो हम सबके सामने है। उन्होंने कहा इस बार 170 के पार, चूंकि उनकी 162 सीटें थी तो उन्होंने कहा इस बार 170 के पार। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया जितना इसके मुकाबले में जितना आज अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट दिखा रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कि इस बार 170 के पार ये कॉन्फिडेंस दिखाया। लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर आके सिमट के रह गई। तो ये जो मेरा मानना है कि जो राजनीति में जो चुनाव के लिए जो दावे किए जाते हैं वो अपनी जगह हैं, और लेकिन जो सच्चाई होती है वो चुनाव के बाद ही समझ में आती है। और ये जो अपने आप ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से, तो इस पिछले 30 वर्षों से यदि राजस्थान की राजनीति में इस एक बार की परंपरा का जो फायदा उठाया है तो वो 2 ही व्यक्ति हैं, एक वसुंधरा राजे और एक अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे 2 बार रह चुकी है, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और तीसरी बार बनने के लिए इस बार फिर उन्होंने आज से धार्मिक यात्रा अपनी शुरू कर दी है। तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब इस दावे की पुष्टि की जा रही थी कांग्रेस की ओर से कि इस बार रिपीट होगी सरकार, उसी दौरान हमने देखा कि रामकेश मीणा का बयान है, और जो रामकेश मीणा का जो बयान आया वो तब आया जब वो मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हो चुके थे। ठीक है। और तिवारी साहब, आप कुछ कहने के लिए बेताब हैं, अपनी बात बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि आपने सुशासन की बात कही, जो हर पार्टी, हर सरकार किसी भी प्रदेश में, देश में कहीं भी हो, हमें सुशासन क्या 98 से 2003 के बीच में नहीं दिया था क्या? 2008 से 2013 की जो सरकार थी उसके बीच में नहीं दिया था क्या सुशासन? तो लेकिन तात्कालिक कारण बने, कर्मचारियों की नाराजगी बनी 2003 में कारण, 2013 में मोदी लहर के साए में चुनाव लड़ा गया, विधानसभा चुनाव। तो इस तरह की कोई लहर पैदा नहीं हो, पार्टी की अंदरूनी कश्मकश है, वो उन चुनाव के परिणामों को उस तरह से प्रभावित नहीं कर दे, इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ना। सुशासन के लिए अमित गोयल से लड़ने का क्या फायदा? सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं, शासन तो डंडे के हिसाब से चलता। जेपी साहब अब की बार जननायक लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके गांव ढाणी में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। अभी मित्तल साहब कह रहे थे वसुंधरा राजे जी भी ऐसा एक दावा करती थी, लेकिन उपचुनाव में वसुंधरा राजे विधानसभा में हारी थी, लोकसभा में भी हारी थी। अरे लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है, जनता ने कसौटी पे कसा अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार को। हमने 7 विधानसभा में 5 विधानसभा में जीते, इनकी अब की बात तो जमानतें जब्त हुई है। हम निगम में जीते, पालिका में जीते, परिषद में जीते, गांव में जीते, शहर में जीते। आप जीतते चले जा रहे हैं, 2023 में भी आप जीतेंगे। अब समय कम बचा, वैसा सुन लीजिए, अमित गोयल को बोलने दीजिए। बोलिए अमित गोयल साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिए। हमारे मित्र जो बार-बार कह रहे हैं कि उपचुनाव में हमारी जीत हुई, मैं इसके बारे में बता दूं कि जितने भी उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं उसमें जो सीटें भाजपा के पास में थी और जो सीटें कांग्रेस के पास में थी, एक मिनट तिवारी, देखिए काम की बात है आपके लिए भी, दर्शकों के लिए भी और शायद मेरे लिए भी, जो काम की बात है वो करिए। काम की बात यह है कि आपकी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रही, उसका आपकी पार्टी ने स्वीकार किया कि टिकट वितरण में गलती हो गई। ऐसी जो खामियां हैं, ऐसी खामियां हैं, उनके ऊपर क्या काम हो रहा है वो भी बताइएगा। मैं कह रहा हूँ जितने राजस्थान में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव के अंदर एक सीट ऐसी थी जो बीजेपी से कांग्रेस में चली गई, जो हमारे प्रत्याशी थे गौतम लाल मीणा, वहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ये है विषय। रही बात, इन्होंने कहा जमानत जब्त हो गई, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको मात्र। 2018 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर चंद्रभान कांग्रेस के पीसीसी चीफ थे और 2018 के उपचुनाव में, मेन चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई, 15,485 वोट आए। आज की तारीख में जो उपचुनाव हुए हैं, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, पूरी बात पूरी कर दूं। जो उपचुनाव हुए हैं जहां पर भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की डेथ हुई है, विधायक की डेथ हुई है, उन्होंने उनके परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया, तो निश्चित रूप से उसके परिवार के प्रति सहानुभूति। दूसरा सरकार की एक ताकत। पार्टी के लोगों से तिवारी जी, अब एक मिनट आप दोनों, गोयल साहब सुन लिया, आपको गोयल साहब सुन लिया, आपको सुनिए, अब सुनिए अवधेश आपा जी, अरे सुनिए तिवारी जी, सुनिए तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी, गोयल साहब सुनिए। अरे गोयल साहब हिसाब बराबर कर लिया ना आपने, इस बात से खुश है ना, इस बात से संतुष्ट है ना कि पहले चंद्रबाल जी की हो गई थी, अब हमारे
जवाब दे रहा हूं कि राजनीतिक दलों अवधेश शाह को दिया जी एक सत्ता महत्वपूर्ण सवाल है होती मेरा। ठीक है सर, आपने कर लिया ना, आप आपको करो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में इतने बड़े बड़े गाल बजाने की एक आवश्यकता है, जवाब दे एक रहा से हूं। अधिक दावेदार, एक से अधिक चेहरे, इसकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसकी केंद्रीय नेतृत्व से बेहतर ट्यूनिंग है, इसको लेकर जिज्ञासा और कयासों का दौर पिछले चुनाव से ही चल रहा है। बहुत बड़ा एक कारण भी माना जाता है 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उसका पिछले दिनों में क्या 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के साथ जो नरेंद्र मोदी की फोटो वायरल हुई, तब खासतौर पर इस बात की चर्चा हुई कि इस तरह का भरोसा अगर राजस्थान में उस वक्त वसुंधरा राजे पर जताया होता नरेंद्र मोदी ने, तो लोगों में मैसेज नहीं जाता कि उनके बीच में मनमुटाव है, तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते। इस फैक्टर का भी दोनों ही पार्टियों को क्या ख्याल नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल जेपी जी, देखिए, और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति से अब तक आगे बढ़ रही है पिछले 3 साल में कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में 2023 का चुनाव लड़ेंगे, ये भाजपा के लिए पहला प्रयोग है राजस्थान में, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ते हैं तो आप बहुत कुछ निर्भर होते हैं कि जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। यदि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो तो भी जब कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़े जाते हैं तो उसका एक खतरा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार होते हैं और हर दावेदार की ये चाहत होती है, इच्छा होती है कि उसके समर्थक विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत के आए जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, जब दोनों की खींचतान में इस तरह के प्रत्याशी उतर गए जो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस करीब 130-40 सीट के करीब चली जाएगी, जिस तरह का माहौल था सरकार के खिलाफ, तो वो 99 पे ही सिमट के रह गई। तो इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।